बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, मेरा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, और उसमें हमने एक पर्टिकुलर जॉब नंबर 1 2 3 उसका हमने टोटल कॉस्ट मालूम किया था। इसका हमने टोटल कॉस्ट 5825 या टोटल कॉस्ट हमने मालूम की। मैंने आपको तब बताया था कि हमें बाज़ चीज़ें डायरेक्ट सही मालूम होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या हमें सही मालूम होती है, ठीक है ना, और वो हम सही कैलकुलेट करके एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम एस्टिमेटेड इसमें वैल्यू लगाते हैं, एक्चुअल नहीं होती। फैक्टर और हेड अप्लाइड, ये अप्लाइड का असल मतलब ये है कि ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। तो और ये अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक तो ये है कि ये डायरेक्ट लेबर आर पर है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आर पर है तो हर जगह डायरेक्ट लेबर आर पर हो, किसी और जगह पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे हो सकता है। अब डायरेक्ट लेबर आर अलग है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग है। किसी और जगह पर ये मशीन आर्स पे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये कंपनी टू कंपनी ये पॉलिसी वेरी करती है, बदलती रहती है। और ये यूनिट कॉस्ट, फैक्ट्री और हेड का यूनिट कॉस्ट जो है ये कैसे मालूम करते हैं, ये भी मसला था। बहरहाल पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बस इसको डिटेल नहीं बताया और ऐसे सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन आज इस पर डिस्कशन हम करेंगे, ये फैक्ट्री और हेड पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो ये कि बाकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो है हम तो एक्चुअल लगा लेते हैं, तो फैक्ट्री और हेड एक्चुअल क्यों नहीं लगाते? वजह यह है कि जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है, जिस वक्त ज़रूरत का क्या मतलब है, अभी ये कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया है और उसका ऑर्डर नंबर है 1 2 3। ये कस्टमर एक ख़ास तारीख पे आएगा, अपना ऑर्डर लेकर जाएगा, जो चीज़ बनी होगी, और हमें उस वक्त उसको उसकी कीमत बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब मुमकिन है कि इस पूरे जॉब पर जो है ना, ये कब शुरू हुआ, जुलाई, ये जुलाई 14 में, और जुलाई में सारे डिस्कशन, फ़र्ज़ करें कि अगस्त की 20 तारीख को ये जॉब मुकम्मल हो गया और हम कस्टमर आ गया और वो अपने ऑर्डर लेके जा रहा। ज़ाहिर है कस्टमर को हम ये नहीं कहते कि अभी तो अगस्त है, ज़रा चंद महीने सब्र करें, दिसंबर में हमारी, दिसंबर 31 को हमारी क्लोजिंग होगी, तो हमें तब फैक्ट्री और हेड मालूम हो जाएगा। और जब हमें फैक्ट्री और हेड मालूम हो जाएगा तो वो फैक्ट्री और हेड जो है ना जी, उसके बेस पे हम आपको बताएंगे कि आपके, हमें पता चलेगा कि हमारी जॉब की कॉस्ट कितनी है, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको हम इस जॉब की प्राइस क्या बताएंगे। ज़ाहिर है ये बातें कस्टमर के सामने नहीं हो सकती। हमें एक ख़ास वक्त पे ये ऑर्डर्स चाहिए, हाँ, हमें ये कॉस्ट चाहिए ताकि हम कस्टमर को सही प्राइस, एक प्राइस बता सकें। ये कहानियाँ कस्टमर के सामने करने की नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? पहली बात जो मैंने आपको, मेरा ख्याल में आपको समझ आ गई कि फैक्ट्री और हेड जो है ना, उस वक्त अक्सर मालूम नहीं होता जब हमें ज़रूरत होती है, और नतीजतन हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड फैक्ट्री और हेड इस्तेमाल करते हैं। मैनी आइटम ऑफ फैक्ट्री और हेड कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर एंटायर फैक्ट्री, उनका ताल्लुक पूरी फैक्ट्री से होता है, एंड फॉर एंटायर अकाउंटिंग पीरियड, और उनका अक्सर ताल्लुक पूरे साल से होता है, पूरे अकाउंटिंग पीरियड से, एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली विद पर्टिकुलर जॉब, और उसके खास जॉब के साथ स्पेसिफिकली कितना लग गया है उसका पता करना मुश्किल होता है। फर्दरमोर, the amount of actual factory or head cost incurred is not usually available until the end of accounting period, तो उसका सही पता जो चलता है तो वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाए तब पता चलता है। और तब जो है ना, मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल में बताया कि कस्टमर आके सर पे खड़ा हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि जी बस अभी तो अगस्त है और आप चंद महीने सब्र करें, तो हमें सही फैक्ट्री और हेड मालूम हो जाएगा तो फिर हम आपको जो है ना बताएंगे कि इस की कॉस्ट कितनी हो गई और अब आपने हमें क्या प्राइस पे करनी है। ये बातें नहीं हो सकती। सो इट्स ऑफन क्रिटिकल टू मेक कॉस्ट डेटा अवेलेबल फॉर प्राइसिंग पर्पसेस,
ठीक है, वो आपको क्रिटिकल नेचर भी इसके समझ आ गई और आपको ये भी समझ आ गया कि ये कॉस्ट डेटा प्राइसिंग पर्पसेस के लिए अवेलेबल करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एज ई जॉब इज कंप्लीटेड, क्योंकि जब वो कंप्लीट आ जाता है तो बस कस्टमर के साथ बात करके और उस चीज़ उसका हवाले कर दी जाती है। Therefore, in order for job cost to be available on timely basis, it is customary to apply factory overhead by using predetermined factory overhead rate। ठीक है ना जी, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करते हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ये आपने कल ये पिछली दफ़ा आपने इस्तेमाल किया है। ये जो आपने 4.50 इस्तेमाल किया था, ये प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट था। ये प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट था और इसको आपने टोटल लेबर आवर से मल्टीप्लाई करके फैक्ट्री ओवरहेड मालूम किया था। ये रेट बड़ा अहम है, ठीक है ना, ये रेट बड़ा अहम है। तो प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट मालूम करना, इसको कैसे मालूम करते हैं? तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि ये प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट, और प्री डिटरमिन्ड का क्या मतलब है कि ये पहले से हम रेट मालूम करके रखते हैं। ठीक है, ये प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे मालूम करते हैं? इसका ये फार्मूला है, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट या फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू, और ये एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं। ये नंबर कौन सा है? जो इस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, जिसका हम न्यूमरेटर कहते हैं। जो इस न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये आपके साल के शुरू में जो आपने बजट बनाया था, उस बजट में जो टोटल एनुअल ओवरहेड्स है, बजटेड एनुअल ओवरहेड, साल के शुरू में या अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में आपने सालाना बेस पे टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा वो आपने यहाँ लिखना है, वो बजट से उठा के यहाँ पर। दूसरी बात यह कि बजट में ये चीज़ भी होती है कि सालाना बेस पे आप टोटल एक्टिविटी कितनी करेंगे, वो एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। आपकी एक्टिविटी लेबर आवर्स में हो सकती है, आपकी एक्टिविटी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल डॉलर्स, डायरेक्ट मटेरियल लेबर, डायरेक्ट मटेरियल आवर्स में हो सकती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम में हो सकती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स हो सकते हैं। हम मुख्तसरन कहते हैं बजटेड एनुअल एक्टिविटी, बजटेड एनुअल ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड एनुअल एक्टिविटी। बस इन दोनों की रेशो मालूम कर दी जाती है, इस नंबर को इस पर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आमतौर पे ये जो इधर नीचे फिगर, लाइन से नीचे ये जो फिगर लिखते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर एक्टिविटी लेवल भी कहते हैं, क्योंकि बहरहाल आपको पता है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको डिनोमिनेटर एक्टिविटी लेवल भी कहते हैं। ये लेबर आवर हो सकते हैं, ये मशीन आवर हो सकते हैं, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है, ये प्रोडक्शन मशीन कॉस्ट हो सकती है, ये प्रोडक्शन यूनिट हो सकते हैं, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है ना, जो उनकी जगह ले लेता है। एक्चुअली वो नहीं होता लेकिन उनकी जगह ले लेता है। तो ये तो हो गया जी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट का फार्मूला। ये फार्मूला आज आप कई जगह पर इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल है कि बजट में आपके पास एनुअल ओवरहेड कितने थे और बजट में आपकी एक्टिविटी कौन सी थी, ठीक है, वो एक्टिविटी जिस पर आप ओवरहेड को बेस करते हैं, वो एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटी ने। तो बहरहाल दिस इज हाउ वी डिटरमिन प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड रेट। आगे जाते हैं। अब एक अहम मसला है कि हम ये फैसला कैसे करते हैं कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ओवर अप्लाइड कर दिया है या अंडर अप्लाइड कर दिया। एक बात ध्यान में रखें, ये बात तो पक्की है कि साल के आखिर में आप जब जाके अपने टोटल जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है उनको सम करेंगे और जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मालूम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के फिगर एक नहीं है। Inevitably, actual overhead cost incurred during the period and factory overhead cost applied will differ। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे,
ये एक नहीं होंगे, ये मुख्तलिफ होंगे। Consequently, at the end of year, the difference between actual overhead and applied overhead, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, एक्चुअल और अप्लाइड के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस कम हो, इममटीरियल हो, थोड़ा हो, तो इसको सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर दिया जाता है, सीधी सी बात। अगर ये थोड़ा हो, और ये थोड़ा ज़्यादा का फैसला मैनेजमेंट खुद कर लेती है, कंपनी की पॉलिसीज कर लेती हैं। अगर ये इममटीरियल है, थोड़ा है, तो आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर देते। लेकिन अगर ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो, ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन सबको मुनासिब हद तक एडजस्ट करते हैं, प्रोपोर्शनेट बेस पे उन सबको आप एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेसिक बड़ी अहम बात इसके मुतालिक यही है जो मैंने अर्ज कर दिया। बाकी अंडर अप्लाइड ओवरहेड हम किसको कहते हैं और ओवर अप्लाइड ओवरहेड हम किसको कहते हैं? देखिए, सिंपल सा रूल है, अगर अप्लाइड ओवरहेड कम हो और एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा हो, अप्लाइड कम हो, तो याद रखें हम इसको अंडर अप्लाइड ओवरहेड कहते हैं। अगर अप्लाइड ज़्यादा हो एक्चुअल से, तो हम इसको ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स कहते हैं, हम इसको ओवर अप्लाइड कहते हैं। ठीक है ना, बस सिर्फ ये देखना, अप्लाइड एक्चुअल से कम हो तो अंडर अप्लाइड, अप्लाइड एक्चुअल से ज़्यादा हो तो ओवर अप्लाइड, बस सिंपल इतनी सी बात है। तो ये थोड़ा सा लेस और ग्रेटर बस, और वो भी सिंपल सी बात ये है, मेरा तो अक्सर ये होता है कि मैं सिर्फ एक याद कर लेता हूँ कि अप्लाइड एक्चुअल से कम हो तो अंडर अप्लाइड, तो दूसरा जाहिर है कि उल्टा हो तो ओवर अप्लाइड हो जाएगा खुद ब खुद। अब तक आपने जो पढ़ा है, अब आप इस काबिल हो गए कि इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, अब ये दो कंपनियां हैं, एक्स एंड वाई, दो कंपनियां हैं और उनका डेटा हमें क्या बने। टू कंपनीज हैव प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजटेड डेटा फॉर दिस ईयर, ये बजट में मौजूद डेटा है। ठीक है ना जी, ये डेटा बजट में मौजूद है। पहली बात तो यह है कि कंपनी एक्स की पॉलिसी ये है कि वो प्री डिटरमिनेड रेट को बेस करते हैं मशीन आवर्स पे, और कंपनी वाई की पॉलिसी है कि वो प्री डिटरमिनेड रेट को बेस करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। ठीक है ना जी, ये हमने यानी इनका डिनोमिनेटर एक्टिविटी लेवल मशीन आवर के बेस पे होगा और इनका डिनोमिनेटर जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे होगा, यहाँ कॉस्ट पे होगा और यहाँ आवर्स पे होगा। तो खैर बस कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है, जो भी है। इसके बाद अब आप इस कंपनी ने बजट में कितने ओवरहेड रखे थे, उनका ख्याल था कि सालाना इतने ओवरहेड, ये बजट ज़ाहिर अंदाज़ा होता है, प्लान होता है, तो उनका अंदाज़ा था कि $2 लाख तक हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आएंगे। दूसरी कंपनी कह रही थी कि हमारा अंदाज़ा है कि $2,40,000 तक ओवरहेड्स आएंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी इस कंपनी के लिए आगे मशीन आवर्स है, क्योंकि ये सारा आगे जो कुछ डिस्कशन कर रही है मशीन आवर्स पे कर रही है, और इस कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अहम है। तो यहाँ आप इस पे परेशान ना हो कि जी बजटेड मशीन आवर्स इधर तो गिवन है, इधर गिवन नहीं, क्योंकि ज़रूरत भी इधर है, यहाँ मशीन आवर्स हैं, यहाँ मशीन आवर्स की अहमियत ही नहीं है, लिहाजा यहाँ फिगर अगर गिवन नहीं है तो खैर है। तो बजटेड मशीन आवर जो है 100,000 आवर्स, ये इन्होंने सालाना अंदाज़ा किया था कि सालाना इतने हमारे बजटेड आवर्स होंगे मशीन आवर्स। दूसरी कंपनी ने को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया, उसके इन्फॉर्मेशन अगर कम हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो खैर। बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो मशीन आवर्स पे बात हो रही है, इस पर तो बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ इसकी फिगर गिवन नहीं, अलबत्ता यहाँ गिवन है क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको गिवन हो गई। ठीक है, ये जो नीचे एक लाइन है ये कैलकुलेटेड है, ये गिवन होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो कैलकुलेशन है प्री डिटरमिनेड, ये अब आपको ये फार्मूला इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, प्री डिटरमिनेड ओवरहेड रेट, बजटेड एनुअल ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल एक्टिविटी। ठीक है ना, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल एक्टिविटी बजटेड। तो देखें
इस कंपनी के लिए आप कंपनी एक्स के लिए करेंगे तो आप इसका टोटल बजटेड ओवरहेड ये हैं और टोटल एक्टिविटी ये है। सिंपल आप इस फिगर को इस पे डिवाइड करें, ठीक है ना जी। यहाँ क्या करेंगे, बजटेड ओवरहेड तो ये 240,000 है और बजट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 160,000 है। ये जाहिर है ये अंदाजा। अब अगेन आप इस फिगर को इस फिगर पर डिवाइड करें, ठीक है। तो इससे आपके पास ये फिगर आ जाएंगे। ये जरा कैलकुलेटर में भी देख लें। ये आपको नजर भी आ रहा होगा, हमने ये 1 को 2 पे डिवाइड करना है। इसको ये टोटल ओवरहेड है, चलिए वो आपको हेडिंग जरा नजर आए। ये बजटेड ओवरहेड्स हैं और चूंकि ये मशीन आवर्स पे बात कर रहे हैं तो इनके मशीन आवर्स ये है। तो ये देखें 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000, हालांकि बिल्कुल बच्चों का काम है, इससे 2 आ जाना। तो ये आ रहा है $2 पर मशीन आवर। ये कितना आ रहा है, $2 पर मशीन आवर, $2 पर मशीन आवर। उस दूसरे के लिए करेंगे तो वो किस तरह होगा, उसके बजटेड ओवरहेड है 240,000, उसके हैं 240,000 डिवाइडेड बाय, और उसके जो बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो है 160,000, ये आ गया 1.5। और अलबत्ता चूंकि ये भी डॉलर और डॉलर आपस में डिवाइड हो गए तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और आमतौर पे जिसका यूनिट ना हो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, बाकी इसका यूनिट होगा $2 पर मशीन आवर्स, ठीक है ना, $2 पर मशीन आवर्स। ओके, तो ये तो कुछ इब्तिदाई कैलकुलेशन हो गई, आपको समझ आ गई कि ये जी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है लेकिन ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग को बिल्कुल इस तरह मत समझें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपको ये इन दोनों में से कोई फिगर गिवन नहीं होता लेकिन ये गिवन होता, तो आप वापस मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़े एडजस्टमेंट करके, और ये वो चीज़ है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को हल्की फुल्की मैथमेटिक्स और अलजबरा आना चाहिए। ये कोई इतना मुश्किल चीज़ मैं नहीं बता रहा, 8वीं 10वीं क्लास का अलजबरा आना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाते हैं। एज्यूम दैट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी लेवल ऑफ द फॉर दिस ईयर फॉर ईच फर्म आर गिवन एज फॉलोज। अच्छा, अब ये तो सारे बजट की कहानियां थी और बजट के बेस पे हमने रेट मालूम कर लिया था। अब जरा साल के आखिर में 19x8 जो भी हमारे पास ईयर है उसके लिए जो हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आए, तो इस कंपनी में 198,000 आया। देखिए हम एस्टिमेट कर रहे थे कि 200,000 आएगा, 198,000 आ गया। दूसरे में हम 240,000 वाई में हम एस्टिमेट कर रहे थे, 256 आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल मशीन आवर्स हम 100,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कितने आ गए, 96,000। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम कंपनी वाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे 160,000, 176,000 आ गया। अब इसके बेस पे एक्चुअल और अप्लाइड ओवरहेड और उनके दरमियान आने वाला फर्क वो अब आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब एक काम मैं करता हूँ कि ये क्वेश्चन के ये इंफॉर्मेशन भी मुझसे गायब ना हो, तो मैं एक और जगह पर ये क्वेश्चन खोला हुआ है, एक और जगह पर, कुछ एक जगह पर रखता हूँ कुछ दूसरी जगह पर। इस तरह है कि कुछ पोर्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर रहेगा, कुछ इधर रहेगा और कुछ में इधर आपको नीचे चला बताना चाहता हूँ। नोट दैट फॉर ईच कंपनी द एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्टिविटी डेटा डिफर। एक्चुअल कॉस्ट और एक्टिविटी डेटा डिफर कर रही है। कैसे डिफर कर रही है ये देखें। पहले ओवरहेड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200,000, वो एक्चुअली आ गए 198,000। एक्टिविटी लेवल हम 1 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, 96,000 आ गए। अच्छा, इधर देखें, ओवरहेड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $240,000, एक्चुअली क्या है 256 आ गए। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट हम 160,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 176,000 आ गए।
तो ये चीज़ें डिफर कर रही हैं, ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अप्लाइड जो है, अप्लाइड फैक्टर ओवरहेड और इनके ये फिगर्स जो बजटेड फिगर्स हैं और एक्चुअल डेटा ये डिफर करता है, ठीक है, ये रूटीन में होगा। तो पहले तो आप ये देखें कि ये चीज़ें डिफर कर रही हैं, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्टिंग अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड इज गिवन बिलो। तो अब आपको बताते हैं कि अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवरहेड आप कैसे मालूम करते हैं। चले जी, ये आपको इधर बता देते हैं। पहले ये देखें कि कंपनी एक्स के लिए हमारे पास एक मिनट, कंपनी एक्स के लिए हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड है 198,000, ये हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड है, ठीक है, कंपनी एक्स के लिए। इसकी अप्लाइड कितने करेंगे, तो ये आपको पता है कि इसके 96,000 मशीन आवर्स लगे हैं और ये मशीन आवर्स पे ही काम करते हैं। तो ज़रा ये देखें, मशीन आवर्स के लिए 96,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से क्यों करेंगे, ये देखें ना, यहाँ आपने 2 पर मशीन आवर्स उसका मालूम किया हुआ है, ठीक है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटर करेंगे। 96,000 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और इंटर करेंगे, यू विल गेट 192,000, ये फिगर आ। इसी तरह इस कंपनी वाई का ये तो खैर ओवरहेड्स है एक्चुअल, ठीक है, और इतना ये एक्चुअल उसके जो है ना एक्टिविटी लेवल है। इस एक्टिविटी लेवल को 150% पे इंक्रीज करना है। तो ज़रा देखिए कैसे करते हैं, 176,000 मल्टीप्लाई बाई 150% है, तो लिहाजा डिवाइड बाई 100, तो ये 264,000 ये फिगर आ गया। अच्छा जी, तो अब ये है कि इस हमारी कैलकुलेशन से ये हुआ कि हमें इस साल जो है ना एक्चुअल ओवरहेड भी पता चल गए और जो हमने अप्लाई किए हैं वो भी पता चल गए, एक्चुअल भी पता चल गए, अप्लाई भी पता चल गए। अब ज़रा देखें, अगर अप्लाइड एक्चुअल से, यहाँ पर देखें अप्लाइड, ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है, अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो ये अंडर अप्लाइड है, ये सिचुएशन अंडर अप्लाइड की है। यहाँ देखें अप्लाइड एक्चुअल से ज़्यादा है तो ये ओवर अप्लाइड है। बाकी आप सिर्फ ये करें कि एक्चुअल से अप्लाइड माइनस कर लें, इससे ये माइनस करें आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इससे ये माइनस करें आंसर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का अकाउंटिंग में तरीका ये है कि हम उसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं। चूँकि यहाँ अप्लाइड कम है लिहाजा ये अंडर अप्लाइड सिचुएशन हो गई, अंडर अप्लाइड फैक्टर है। चूँकि यहाँ अप्लाइड ज़्यादा है इससे, लिहाजा ये ओवर अप्लाइड हो गया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ओवर अप्लाइड को इन्हें भी ब्रैकेट में शो किया और यहाँ पर भी ब्रैकेट में शो किया गया। और ओवर अप्लाइड का क्या मतलब है कि उधर जाके फिर इसका माइनस करेंगे। इसका क्या मतलब है कि इसको अंडर अप्लाई किया तो उधर जाके एडजस्टमेंट में प्लस करेंगे बाहर। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। हमने ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड फैक्टर और हेड कैसे मालूम करते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे जाते हैं, एक आध और एग्जांपल, कुछ और काम ताकि बेहतर समझ आए। A company uses a budgeted overhead rate in applying overhead to production order on a labor cost basis for department A and machine hour basis for department B। अच्छा देखिए, एक कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट में एक रूल चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा रूल चल रहा है, ठीक है ना जी। वो तो दो अलग अलग कंपनियां थी, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ये एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट ए में लेबर कॉस्ट बेसिस पे ओवरहेड की बात होती है और दूसरे में मशीन आवर्स के बेस पे होती है, इधर मशीन आवर्स के बेस पे होती है, ठीक है। तो साल के शुरू में ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, ज़ाहिर है ये बजटेड अवेलेबल डेटा, ज़ाहिर है साल के शुरू में अवेलेबल है, तो ये प्रेडिक्शन है, ये बजटेड डेटा है। बजटेड फैक्टर और हेड ये है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का ये है, और उनका टोटल ये है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ना बजटेड यहाँ पर 64,000, यहाँ 17,500, तो टोटल 81,500।
बजटेड मशीन आर जो है ना 500,000, 10,000 एंड 10,500, सॉरी 500 और 10,000 और 10,500। अब जरा आप डिपार्टमेंट ए के लिए डिपार्टमेंट बी के लिए वो प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट मालूम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ए के लिए और डिपार्टमेंट बी के लिए। अब डिपार्टमेंट ए के लिए क्या करेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट ए के लिए पहली बात यह कि न्यूमरेटर में तो ये फिगर सीधा सीधा चला जाएगा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या चलेगा वो आप इधर देखेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट ए में लेबर कॉस्ट की बात होती है, तो लिहाजा ये फिगर 64,000, यानी आप 72,000 को 64,000 पर डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आ रहा है डॉलर। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉलर नहीं लिखना चाहिए इनको, क्योंकि डॉलर डॉलर कट रहा है। 1.125 पर लेबर डॉलर, ठीक है, या इसको आप इस तरह, या चले इधर भी पर लेबर डॉलर इन्हें लिखिए, ये डॉलर इधर भी है और नीचे भी मौजूद है, चले ठीक है भाई, तो उसे खुशरो साड़ी खैर है। या अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 112.5% हो जाएगा। डिपार्टमेंट बी के लिए आप क्या करेंगे, तो डिपार्टमेंट बी तो मशीन आवर्स पे चल रहा है, तो लिहाजा आपने 75,000 को इस पे नहीं, ये 10,000 पे डिवाइड करना मशीन आवर्स पे से। तो आपने 75,000 को 10,000 पे डिवाइड किया, जस्ट डिवाइड करें, कैलकुलेटर उठाए, डिवाइड करें 7.50, और यहाँ पर जो है ना ये इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, ये डॉलर्स नहीं है, ये आर्स हैं, यहाँ डॉलर नहीं लिखना चाहिए, और अलबत्ता यहाँ डॉलर आ सकते हैं क्योंकि ऊपर डॉलर है नीचे नहीं है, तो डॉलर 7.5 पर मशीन आवर्स। तो बहरहाल ये तो हो गई कहानी, ये थोड़ा सा नीचे डॉलर नहीं लिखना चाहिए। शाम सीरीज वालों को जो है ना बुक में एहतियात करनी चाहिए, बहरहाल ये किसी भी बुक वालों से हो सकता है, एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि जी वो प्री डिटरमिन्ड रेट्स कैसे मालूम करते हैं। आगे जाते हैं जी। अच्छा, अब मैं वो इस तरह करता हूँ कि पीछे वो डेटा आपके लिए दूसरे विंडो में ओपन कर देता हूँ। वो डेटा आपको जो अभी मैंने बताया वो एग्जाम्पल का डेटा हम यहाँ ओपन रखते हैं, ठीक है ना जी, इस विंडो में ओपन रखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now during the month of January the cost record for a job order number 105, यानी ये खास जॉब की बात है, which was processed through both department shows the following। अच्छा जी, ये एक जॉब है, एक काम है जो दोनों डिपार्टमेंट में किया गया और उसमें जॉब नंबर है 105। डिपार्टमेंट ए में कितना मटेरियल यूज़ किया गया, कितना लेबर और कितना मशीन आवर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट बी में मटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स, और टोटल ओवरऑल कितना। तो अब आप फैक्ट्री और हेड अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट ए के लिए अलग और डिपार्टमेंट बी के लिए अलग, ठीक है ना जी। डिपार्टमेंट ए के लिए कैसे मालूम करेंगे, डिपार्टमेंट बी के लिए पहले देखेंगे डिपार्टमेंट ए के लिए क्या तरीका है। डिपार्टमेंट ए के लिए है 112.5% पर डायरेक्ट लेबर डॉलर, पर डायरेक्ट लेबर डॉलर 112.5% पर डायरेक्ट लेबर। तो आप क्या करेंगे, ये है वो 1.125 या 112.5%, और पर डायरेक्ट लेबर डॉलर, डायरेक्ट लेबर डॉलर ये है हमारे पास 36, तो 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास डिपार्टमेंट ए का फैक्ट्री और हेड हो जाएगा। डिपार्टमेंट बी का 15 कौन सा लिया हुआ है, ये मशीन आवर्स लिया हुआ है, और उसका जो रेट है अगेन ये उधर से लिया गया है, ये जो रेट है 7.50, तो जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो आपने ये 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देना ये फिगर, और इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये आपके पास इस जॉब के लिए टोटल ओवरहेड्स हो जाए। ये डिपार्टमेंट ए का है, डिपार्टमेंट बी का, ये टोटल ओवरहेड्स है। अब आप समझें कि जॉब नंबर 105 कंसिस्ट ऑफ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द जॉब। सपोज वो 30 यूनिट्स थे, तो पहले टोटल कॉस्ट मालूम कर लेंगे और फिर 30 पे डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल ये है, इधर डायरेक्ट मटेरियल ये है, और टोटल में ये फिगर है इधर। डायरेक्ट लेबर तो यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये आ गया, एग्जैक्टली वही फिगर काफी।
ये आखिरी वाला जो है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब आखिरी में देखें ना, कॉस्ट में क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड या अप्लाइड ओवरहेड। ये ओवरहेड इधर आ गया, ये फिगर इधर आ गया और इन दोनों का टोटल हमने इधर कर दिया, ठीक है, और इन दोनों का टोटल इधर आ गया। बहरहाल डिपार्टमेंट ए में टोटल कॉस्ट ये हो गया, डिपार्टमेंट बी में टोटल कॉस्ट ये हो गया, ओवरऑल टोटल कॉस्ट $289.00, ये जॉब का कॉस्ट हो गया। एंड द टोटल कॉस्ट इज सो मच। बाकी रह गया यूनिट कॉस्ट, तो आपका ये जो टोटल कॉस्ट आया है इसको 30 पे डिवाइड कर लें, 289 को 30 पे डिवाइड करें, ये से 289 डिवाइड बाई 30, तो ये 9.63 तकरीबन, ठीक है ना, $so many पर यूनिट, तो वो एक यूनिट कॉस्ट हो गया। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रही है कि हम बहुत ही आसान है ये, वो कोई इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है। इनफैक्ट ये 8वीं क्लास या उससे लोअर लेवल का मैथमेटिक्स है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ ये नए नाम आपके लिए है, बाज़ चीज़ें इस तरह की नहीं है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 12.3 को अगेन रेफर कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को अगेन रेफर कर रहे हैं, 12.3 को अगेन रेफर कर रहे हैं। तो ये दो विंडो में चलाने का यही फायदा है कि मैं बार बार ऊपर नीचे आऊँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। Refer to example this and assume that the company uses a single plant-wide rate based on direct labor cost। अच्छा जी, अब ये है कि आप ये सपोज करें कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी वाली कहानी नहीं है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो प्लांट वाइज एक टोटल है उसके बेस पे करते हैं, ठीक है। अगर उसके बेस पे करते हैं तो फिर ये दो कैलकुलेशन नहीं होंगी, ठीक है, फिर कैलकुलेशन इसके बेस पे होगी 81,500। बेसिकली इस फिगर को इस पर डिवाइड किया जाएगा, देखिए कैसे, ये टोटल ओवरहेड्स है और ये टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये टोटल ओवरहेड्स हैं और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, दोनों बजटेड है। तो ये फिगर आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये 180% आ रहा है, ठीक है ना जी। तो इसके बाद आप अप्लाइड फैक्टर और हेड इस जॉब का क्या हो जाएगा, अप्लाइड फैक्टर और हेड किस तरह हो जाएगा, ये 61 कहाँ से आया है, ये यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, अब थोड़ा सा आपको इधर वापस ले जाना पड़ेगा। ये देखें, ये 61 टोटल डायरेक्ट लेबर है जो इस जॉब पे लगी हुई है। तो नतीजतन आपको 61 को 180% पे इंक्रीज करना है। कैसे, कैलकुलेटर पे देखें, 61 मल्टीप्लाई बाई 180% डिवाइड बाई 100, तो ये 109.8 जो है ना, ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, ये आपका ओवरऑल फैक्ट्री लेवल का अप्लाइड फैक्टर ओवरहेड हो जाएगा। ये पिछले के मुकाबले में मुख्तलिफ है, ठीक है ना। Therefore the total cost of job is अब जो टोटल कॉस्ट आएगा तो वो अगर आप पीछे देखें, पहले टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था, डायरेक्ट मटेरियल का 75, 61 जो है ना इसका, ठीक है, 75 प्लस 61 और प्लस अब ये 153 के बजाय 109.8, ये तीन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, और इन सब को सम करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट ये आ गया। इस कॉस्ट को जब 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8.19 ही आ गया। अब ज़रा देखें 8.19 कहाँ और 9.63 कहाँ। इससे माय डियर स्टूडेंट आपको ये समझ आ रही होगी कि कंपनी की पॉलिसी बदल जाए तो उससे कहाँ कहाँ पर कितना कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट हो गया और कितनी सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो इन पॉलिसीज़ को चेंजेस करते वक्त इनके इफ़ेक्ट्स जो है मुख्तलिफ जगहों पर देख लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं, एक आध एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देता हूँ। आज हमने डियर स्टूडेंट क्या पढ़ा है, आज हमने पहले तो फैक्टर और हेड की डिस्कशन शुरू की हमने, बल्कि एक पिछले प्रॉब्लम से डिस्कशन शुरू की और बताया कि जी
हमें डायरेक्ट मटेरियल मालूम होता है, डायरेक्ट लेबर मालूम होता है, फैक्ट्री ओवरहेड मालूम नहीं होता, वो एस्टिमेटेड लगाना पड़ता है, जिसको एस्टिमेटेड को अप्लाइड भी कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले अप्लाइड लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स से हूँ तो मैं एस्टिमेटेड लफ्ज़ बार बार बोल रहा हूँ। तो बाहर यहाँ एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये मैंने डिटेल में डिस्कशन की कि हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि साल ख़त्म होगा, क्योंकि कस्टमर तो आ जाते हैं, उसको तो बताना पड़ता है कि ये हमारा कॉस्ट, या आप कॉस्ट ना भी बताएं तो अपने लिए तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई पता चले कि ये तो हमारा कॉस्ट है, जो प्राइस बता रहे हो मुनासिब है कि नहीं बाहर। इसके बाद इसके लिए चूंकि हमें यहाँ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ हम फैक्ट्री ओवरहेड की एप्लीकेशन के अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। और ये तो उसके लिए हमने एक अहम फार्मूला पढ़ा। ये पहले तो हमने ये पढ़ा कि फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू शुरू से मालूम नहीं होती, तो हमें उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम करनी पड़ती है। फिर हमने कहा कि हमारे बजट में मौजूद जो एनुअल ओवरहेड होते हैं और बजट में मौजूद एनुअल एक्टिविटी लेवल होता है, उन दोनों के रेशो से हम एक चीज़ मालूम करते हैं, एक रेट मालूम करते हैं, जिसको प्री डिटरमेंट ओवरहेड रेट कहते हैं, ठीक है। ये रेट बड़ा अहम है क्योंकि ये आगे फिर बड़ी जगहों पर काम आता है। तो एक तो हमने इसका फार्मूला आपको बताया, फिर हमने आपको बताया कि कब ओवरहेड को हम कब जो है ना अंडर अप्लाइड कहते हैं और कब ओवर अप्लाइड कहते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम हो तो अंडर अप्लाइड ओवरहेड कह देते हैं, ठीक है। और अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज़्यादा हो तो ओवर अप्लाइड कह देते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमने एक दो एग्जांपल सॉल्व किए, ठीक है ना, दो तीन एग्जांपल सॉल्व किए, और उसमें हमने आपको जो है ना ये रेट्स की कैलकुलेशन और फिर एक्चुअल ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड की कैलकुलेशन और उनकी कंपैरिजन, और ये फैसले करना कि ये जो है ना अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड वाली सिचुएशन है, ठीक है ना जी। ये डिटेल हमने आपको बताई, और ये दो मुख्तलिफ कंपनियों में बताई, और ये एक कंपनी के दो डिपार्टमेंट में अगर मुख्तलिफ रूल चल रहे हो तो हम क्या कर सकेंगे, क्या तरीका करेंगे वो बताया। और अगर कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल ना चले हो बल्कि एक ओवरऑल रूल चले, तो वो खुद मैंने एक और एग्जांपल से, अगर एक ओवरऑल तरीक़ाकार चले तो खुद 12.4 एग्जांपल में वो भी मैंने बता दिया, और एक आध एग्जांपल आपके लिए छोड़ दी है एज एन एक्सरसाइज। होपफुली स्टूडेंट को बात समझ आ गई होगी ओवरहेड्स वगैरह की। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।